नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं और वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कहा कि कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाना और प्रदेश के सभी कार्यों को निराधार पूरा करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को बधाई भी देते हुए यहां कहा कि नेतृत्व में उनकी पार्टी और मजबूत होगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी संप्रदाय के संतों का आशीर्वाद दिया है और कुंभ 2027 के आयोजन में संतों और प्रशासन का सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। खबर डोईवाला से है, जहां राष्ट्रीय ग्राम स्वजस्व अभियान 2025-26 के तहत सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी देना है। कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत राज अधिकारी देहरादून के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य उपस्थित रहे थे। आपको बता दें कि मरखाम ग्राम पंचायत के प्रधान परमिंदर सिंह बाबू ने बताया कि ये प्रशिक्षण पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बेहद लाभकारी है और इससे गांव के विकास में गति आएगी। जिला पंचायत राज्य अधिकारी मनोज नौडियाल ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिनिधियों को सुरक्षित और सक्षम और गांव के समग्र विकास को सही दिशा में ले जाने के लिए एक आयोजित कदम माना जा रहा है। दिसंबर चल रहा है, ये आप देख ही रहे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत यहाँ पे सम्मानित प्रधान गणों का एवं सम्मानित ग्राम पंचायत सदस्यों गणों का 5 दिवसीय अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम मारखम ग्राम पंचायत भवन में प्रारंभ किया गया है और इनमें विभिन्न योजनाओं के संबंध में, विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में हमारे रिसोर्स पर्सन द्वारा यहाँ पे जानकारियां दी जाएंगी। इसका उद्घाटन समारोह आज सुबह हो चुका है और सभी से निवेदन किया गया है कि 5 दिन तक अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आप लोग, सारे प्रधानगण लोग, वार्ड सदस्यगण लोग अपने अपने ग्राम पंचायतों से अधिक संख्या में उपस्थित हुए और इस प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करें। यह हमारे उत्तराखंड राज्य का और भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है कि हमारी ग्राम पंचायतें प्रशिक्षित हों, शिक्षित हों, जिससे कि हमारे विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। ये तो हरिद्वार के रुड़की के बांद्रा एक्सप्रेसवे में आरपीएफ ने एक अफगान नागरिक को हिरासत में लिया है। जांच में पता चला है कि आरोपी अवैध रूप से भारत में रह रहा था और उसकी वीजा 2021 में ही समाप्त हो गया था। पूछताछ में उसने देवबंद से पढ़ाई और 2018 में भारत में रहने का दावा किया। मौके पर उसके पास से कोई वैध पहचान या वीजा दस्तावेज नहीं मिले हैं। आरपीएफ की सूचना पर गंगनहर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एलआईयू भी जांच में शामिल है और आरोपी की कलियर और अन्य इलाकों में आवाजाही की पड़ताल भी की जा रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी और इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियां यहां पर अलर्ट मोड पर फिलहाल नजर आ रही हैं। तो देश भर में हर 4 वर्ष में की जाने वाली राष्ट्रीय बाघ जनगणना यानी कि टाइगर सेंसस की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस महत्वपूर्ण गणना के तहत देश के सभी प्रमुख टाइगर रिजर्व्स और वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या, उनके वितरण क्षेत्र और मूवमेंट पैटर्न की वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। इस बार भी टाइगर सेंसस में आधुनिक तकनीकियों और वैज्ञानिक तरीकों पर विशेष जोर दिया गया है। टाइगर सेंसस के लिए आपको बता दें कि टूरिज्म वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII द्वारा वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान गणना के वैज्ञानिक पहलुओं और डेटा संग्रहण और विश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया जाएगा ताकि गणना पूरी तरीके से सटीक और विश्वसनीय हो सके। इस बार बाघ जनगणना में आपको बता दें कि कैमरा ट्रैप तकनीक को प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक बाघों की पहचान के लिए सबसे आधुनिक और भरोसेमंद मानी जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर 4 साल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है किया जाता है। तो इस बार का जो पूरा प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है आज से और हम लोग फेज मैनर में इस प्रक्रिया को करेंगे और लगभग इसमें मार्च मई तक का टाइम जाएगा, क्योंकि शायद ग्लोबल टाइगर डे जो हमारा होता है उसके अराउंड इसके जो नतीजे हैं वो तब पब्लिक किए जाते हैं, रिजल्ट्स तब आते हैं। तो ये 3 फेजेस में किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में हम लोग अभी नेशनल पार्क का एरिया, रामनगर डिवीजन और तराई वेस्ट डिवीजन इस को करेंगे। फिर सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, फिर ऐसे पूरे कुमाऊं को हम लोग जो है कवर करेंगे।
कितना कैमरे इसमें लगाई जाए? अभी लगभग 560 कैमरा से शुरुआत होगी जो यहाँ पर लगेंगे। तो रुड़की रेलवे स्टेशन पर बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रहे एक अफगानी नागरिक को रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई बांद्रा एक्सप्रेसवे में चेन पुलिंग की घटना के बाद की गई है और जांच के दौरान ये सामने आया है जब संदिग्ध की गतिविधियां पुलिस को असामान्य लगी। जांच में खुलासा हुआ है कि हिरासत में लिया गया अफगानी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहा था। उसका वीजा करीब 4 साल पहले ही समाप्त हो चुका था। बावजूद इसके वह भारत में निवास कर रहा था। आरोपी के पास वैध पासपोर्ट और वर्तमान वीजा नहीं पाया गया। आरपीएफ ने आरोप लगाया कि उसके पास से मोबाइल फोन, 1200 नगद और वीजा एक्सटेंशन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आवश्यक कागजात के साथ आरोपी को गंगनहर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया है। सुरक्षा मानकों के तहत आगे की विधिक कार्रवाई यहां पर की जा रही है। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के आपको बता दें कि पिछले 5 वर्षों में बने स्थायी जाति और निवास प्रमाण पत्र की जांच तेज कर दी गई है। जांच समिति द्वारा अब तक 2000 से अधिक प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा की जा चुकी है। जांच के दौरान आपको बता दें कि तकरीबन 89 प्रमाण पत्र अपूर्ण और संदिग्ध पाए गए हैं जिन्हें समिति ने निरस्त कर दिया है। इसमें बड़ी संख्या में जाति और विकास प्रमाण पत्र शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि दस्तावेजों में अनियमितताओं के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी जिलों में पिछले 5 वर्षों के प्रमाण पत्रों की गहन जांच की जा रही है। डेमोग्राफिक चेंज से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। आगे भी जांच जारी रहेगी और संदिग्ध मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी यहां पर प्रशासन द्वारा साफ तौर पर कही गई। पत्र जितने भी पिछले 5 वर्ष में जारी हुए थे सभी का डाटा निकाला जा रहा है। जो भी उसमें उपलब्ध अभिलेख हैं उनका परीक्षण करवाया जा रहा है कि जिस भी प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख पूरे नहीं पाए जा रहे हैं या अभिलेखों में कोई कमी पाई जा रही है, ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को चिन्हित करके समिति के माध्यम से परीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त की जा रही है, जिस आख्या के आधार पर प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया जा रहा है। अभी तक हमारे 89 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अभी अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच गतिमान है, उसमें भी जो प्रमाण पत्र पूर्ण पाए जाएंगे उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या केवल स्थायी है या जाति या अन्य प्रमाण पत्र? आप स्थायी के साथ साथ जाति प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा रही है और जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उसको भी समिति के माध्यम से निरस्त करने के लिए अग्रसाइड किया जा रहा है। सर, ये जो प्रमाण पत्र बने हैं क्या इन पर भी, बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें संलिप्तता तो अधिकारियों की भी है? इसमें जो भी प्रमाण पत्र है उस प्रमाण पत्र में जो अभिलेख हैं अभिलेखों की जांच की जा रही है। जो उसमें रिपोर्ट लगाई गई है तत्कालीन पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, उस रिपोर्ट को भी चेक किया जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी कार्मिक के स्तर पर लापरवाही की गई है उस संबंधित कार्मिक। तो देहरादून में धामी कैबिनेट के उस फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई जिसमें आपको बता दें कि बिना भू उपयोग परिवर्तन के कृषि भूमि पर रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति दी गई थी। इस निर्णय को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने फैसले को प्रदेश के भू कानूनों और जमीन की सुरक्षा के खिलाफ बताया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक ही राज्य में 2 अलग-अलग भू कानून चला रही है। उन्होंने कहा कि निर्णय बिल्डरों और भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने वाला एक कानून और इससे उत्तराखंड की मूल पहचान को खतरा हो रहा है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे जनहित का फैसला बताया। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि भाजपा के अनुसार सरकार भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। कांग्रेस का ये बयान अपने आप में खुद सिद्ध करता है कि वो उत्तराखंड के युवाओं के प्रति बिल्कुल भी समर्पित नहीं है और ये भी वो बता रहे हैं कि वो उत्तराखंडी है ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की भलाई के लिए ये कदम उठाया गया है। किसी भूमाफियाओं को नहीं दिया जा रहा है रिजॉर्ट बनाने की अनुमति। वो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। वहां अगर रिजॉर्ट बनता है तो निश्चित रूप से वहां रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जो हमारे पलायन की समस्या है उसमें भी ये काफी ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। इससे पलायन में रुकाव आएगा। और दूसरी चीज ये है कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिक्षेत्र के अनुसार यहाँ पर रोजगार के साधन को डेवलप करने के लिए जिस प्रकार हमारी धामी सरकार कार्य कर रही है उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और ये निश्चित तौर पर जनता के भलाई के और हित को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। इस पे कांग्रेस को निश्चित तौर पर खुश होना चाहिए। लेकिन एक बात है और एक कहावत है कि हर चीज में कमी निकालने के लिए जिंदा है हम, उस प्रथा पे लगातार कांग्रेस पार्टी चल रही है जिसको एकदम बुरी तरीके से इनको खत्म करना चाहिए। क्योंकि
उत्तराखंड की भलाई के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा तो उसमें साथ और समर्थन देना चाहिए, न कि इस तरह की टीका टिप्पणी को हथियार बना के उपयोग में लाना चाहिए। ये जो फैसला कैबिनेट में कल लिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको उजागर करने का कार्य करता है। पहले लोग डरते थे कि जब जबरन किसी से हम जमीन अगर ले लेंगे, कृषि जमीन, क्योंकि उसका जो नेचर था वो चेंज कराना पड़ता था तहसील से, आपको कमर्शियल यूज में उसको जो है 142 के तहत लेके आना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप फरमान जारी कर रहे हैं कि आइए भूमाफियाओं, आइए और जो है जबरन जमीन लीजिए, कौड़ी के भाव जमीन हमारे किसान भाइयों से ले लीजिए और उसको बिना जो है उसका चेंज किए हुए जो कार्य होता है उसको आप वहां पे कमर्शियल यूज करिए, उसका आप रिजॉर्ट बनाइए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक तरफ जो है सख्त भू कानून की बात करती थी और इस प्रदेश में 2 भू कानून लेके आई, और दूसरी तरफ आप अपने किसान भाइयों के साथ धोखा करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ धामी जी, आप अपनी कुर्सी बचाने की जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपकी कुर्सी नहीं बचेगी, क्योंकि आपने इस प्रदेश को भू माफियाओं का प्रदेश बना दिया, आपने इस प्रदेश को जो है खनन माफियाओं का प्रदेश बना दिया। जनता त्रस्त है, लोग त्रस्त है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धामी जी अपने भू माफिया मित्रों के साथ, अपने खनन माफिया मित्रों के साथ मस्त है। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने दशवेश्वर महादेव में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाने के साथ प्रदेश के सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा होने का भी यहां पर प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई भी दी है और कहा है कि उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी सांप्रदायिक संतों का आशीर्वाद दिया है और कुंभ 2027 के आयोजन को में संतों और प्रशासन का सहयोग सुनिश्चित किया जाए। महादेव की नगरी में जब भी आना होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिले। आज महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है, उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, उनको सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है सर, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। उसमें हमारी पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा योगदान हमेशा से करती आई, आगे भी बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं नितिन नवीन जी को बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मुख्य उद्देश्य क्या रहा? हमारे यहाँ भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में आता तो खरमास लगता है, इसमें सारे शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो कल चूंकि 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ रहे हैं और आज सफला एकादशी का पवित्र दिन है, भगवान शिव का सोमवार का दिन था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी
कि महीना समाप्त होने से पहले भगवान शिव का अभिषेक हो और हवन हो, और साथ ही अखाड़ा के जो हमारे सभी संप्रदायों के जो अखाड़ा परिषद के संत हैं सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिले, इसलिए तात्कालिक प्रोग्राम उनका बना, उसी निमित्त वो यहाँ आए। कुंभ, आगामी कुंभ भी आने वाला है, कुंभ को लेकर सीएम साहब ने कहा कि दिव्य और भव्य करना है। बिल्कुल, कुंभ मेले का जो शुरुआत हुआ है और हम लोग की ये आशा है, आज भगवान शिव के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त किया है, भगवान शिव से प्रार्थना किया है, पूरी हमारे संतों का पूरा सहयोग शासन के साथ में रहेगा। जो धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं सन्यासी अखाड़ों की, वैष्णव अखाड़ों की, उदासीन अखाड़ों की, निर्मल अखाड़े की है, उसी परंपरा के अनुसार हम लोग समय समय पर अधिकारियों के साथ वार्तालाप करके जैसी परिस्थिति। तो खबर जो है वो रुड़की से है, जहां के मंडावली स्थित बीजेपी कार्यालय में बैठक के दौरान हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि उन्हें मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में अथात प्रेम और वे हमेशा यहां की जनता के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक को छोड़कर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उनके पास आते रहते हैं और वे हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। भड़ाना ने यह भी बताया कि उन्हें यहाँ की जनता से गहरा लगाव है और उनका उद्देश्य हमेशा मंगलौर की जनता की सेवा करना है। इस दौरान करतार सिंह भड़ाना ने नारसन में भी एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से जुड़े समस्याओं पर बात करते हुए कहा कि उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। देखो, ये रहा कि जितना आशीर्वाद और प्रेम मेरे गांव वासी मुझे देते हैं और जो दिया है, उसके लिए मैं नाक रगड़ रगड़ के परमात्मा के सामने प्रार्थना करूं और उनके जो मंसूबे हैं, जो उनकी इच्छाएं, उसमें मैं खरा उतरूं और वो उनके काम कर पाऊं, यही प्रार्थना। देखिए, ऐसा है कि जहाँ किसी को कुछ दिक्कत होती है तो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। अब देखो, काम तो विधायक ने करने हैं ये, लेकिन यही है अगर वो रोके ना तो भी हम अगर कुछ सरकार से कराना चाहें तो उसे रोके ना तो भी हम काम करा ले, लेकिन वो तो ऐसा करता है ना कि भाई मेरे कोटे में यहाँ से कोई काम नहीं होना चाहिए, तो जो मेरे से हो जाता है वो मैं करता हूँ जनता के लिए। नहीं, वो ठीक है, वो तो जनता से तो अपील जब करेंगे जब इलेक्शन साहब में आ जाएगा। अभी तो यही है कि भाई कुछ करो ना करो, पर मेरा प्यार करना मेरे से मत छोड़ना, बाकी सब कुछ पीट लेना, मार लेना, लेकिन अपना प्यार जो है ना उससे मुझे। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं में देहरादून में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस पर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित की है। बैठक में डीएम ने सभी विभागों से घोषणाओं पर हुई प्रगति की जानकारी भी ली है और लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। डीएम ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्यों में है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश यहां पर दिए हैं। कुछ सिस्टमिक डेफिशिएंसीज भी हैं और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग डिपार्टमेंट्स और डेफिनेटली कुछ जगह पर लापरवाही भी है। तो इसका रिव्यू हम लगातार रेगुलरली लेते हैं, इसीलिए कि कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएं और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं सीएम घोषणाओं को, तो उनके ऊपर कार्रवाई या तो हम करें या फिर उनके कंसर्न्ड विभागों को प्रस्तावित करें। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।